हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। बचाता है, दूसरा हार्ट को एंकर करता है और तीसरा हार्ट को सपोर्ट करता है। ये तीन मसल्स की तरह, स्ट्रेटेड मसल्स की तरह, लेकिन इनके पास ब्रांचेस होती हैं। अब मैं आगे बताऊँ पंप होता है वो क्या करता है, पानी को खींचता है और सारे बाहर के लेयर्स में भून देता है। तो मसल्स कौन सी, मायोकार्डियम तो सबसे ज़्यादा मतलब परसेंटेज किसका होना चाहिए, मायोकार्डियम का। मेन काम ये पंपिंग करना, अब किसी चीज़ को मारना है, ठीक है। अगर हल्की लेयर होगी तो क्या होगा, आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसे नोड हेविंग बंडल ऑफ ब्रांच और पुरकिंजर पैटर्न। अब वो कंडक्शन क्या होगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग ये हार्ट, ठीक है, ये हार्ट बीच से काटता है, रेट होती है और यहाँ से पूरी ऐसे करके बढ़ता है। ऐसे देखो, जैसे ये है ऐसे जाएगा, ऐसे बढ़ता है, अपने आप लपडप अपने आप हार्ट को क्या करता है। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। अब हम फिर से आज स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट की ये सीरीज़ चल रही है, पूरी वीडियोस। इस पूरी सीरीज़ में हम समझेंगे कि हार्ट होता क्या है, हार्ट का एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या हैं, हार्ट की मस्कुलर जो लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, वो क्या होती हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, उसके बाद सो ऑन। तो ये सारी सीरीज़ जो होंगी वो एक प्लेलिस्ट में होंगी जो होगी दी हार्ट। तो उस ये पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आपको पूरा हार्ट समझ में आएगा। तो ये सीरीज़ ऑफ वीडियो में पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ, जो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ओवरव्यू ऑफ हार्ट। ओवरव्यू हार्ट का सबसे पहले समझना जरूरी है, उसी के बाद आप समझ पाएंगे। फिर पार्ट 2 है जिसमें मैंने ये समझाया है, हार्ट लेयर स्टार्ट किया है, ठीक है, हार्ट लेयर और एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट, लोकेशन ऑफ द हार्ट। फिर हार्ट की लेयर स्टार्ट किया था, पहली जो है पेरिकार्डियम। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट की लेयर्स होती हैं कुछ, वो होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या है, आउटसाइड कवरिंग ऑफ द लेयर है। आउटसाइड जो कवरिंग होती है हार्ट की, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब उसके अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम मैं पहले बता चुका हूं, पेरिकार्डियम के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि वो हार्ट को बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है, दूसरा हार्ट को एंकर करता है और तीसरा हार्ट को सपोर्ट करता है। ये 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरिकार्डियम के, याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में पूछते जरूर हैं। और दूसरी चीज, आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियम की। अब मायोकार्डियम का सबको ये अच्छे से पता है कि मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल हार्ट, मतलब ओवरऑल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे। ये एक मिडिल लेयर है, ठीक है, जैसे फिगर में है मायोकार्डियम। जैसे ये बाहर की जो ये लेयर होती है, ये इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोकार्डियम। अब जो ये बीच वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। अब इसको मायोकार्डियम क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसको मायोकार्डियम क्यों बोल रहे हैं, सबसे जरूरी है। कार्डियम मतलब कार्डियम, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स है ना, पेरी मतलब आउटसाइड, मायो मतलब मिडिल, एंडो मतलब इनसाइड। अब मायो मतलब मसल। अब मायोकार्डियम जो है वो पूरी बनी हुई है मसल से, ठीक है, स्पेशलाइज कार्डियक मसल से, जिसको अभी हम लोग आगे लेटर ऑन समझेंगे। ये स्पेशलाइज कार्डियक मसल से बनी हुई है, ये समझना है इसको, ठीक है। ये समझना, देखो हार्ट कॉम्प्लेक्स है जरूर, लेकिन इसको कहानी की तरह समझोगे तो समझ में जरूर आएगा। तो ये हार्ट के जो मसल्स हैं, ये किससे बनी हुए, स्पेशलाइज कार्डियक मसल फाइबर से। ये दिखती हैं, ठीक है, ये दिखती हैं मतलब जो स्केलेटन मसल्स की तरह, स्ट्रेटेड मसल्स की तरह, लेकिन इनके पास ब्रांचेस होती हैं। अब मैं आगे बताऊंगा इसमें कि इसमें ब्रांचेस क्यों होती, क्यों इसमें ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स फाइबर से बनी हुई है, ये पूरी कार्डियक मसल फाइबर से बनी हुई है। उसका एक ही काम, मात्र काम है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड बाहर निकल जाए, और रिलैक्स होता है ताकि ब्लड अंदर फिलअप हो जाए। एक मिडिल लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है, पंपिंग, ठीक है। हार्ट को क्या बोलते हैं, एक पंप ऑर्गन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था, कूलर का पंप, मोटर पंप होता है, वो क्या करता है, पानी को खींचता है और सारे बाहर की लेयर्स में भेज देता है। तो हार्ट का भी यही काम है, क्या काम है, पंप करना, ठीक है,
पंप करना, पंप करता है और यहाँ जैसे ब्लड आता है पंप करता है, पूरे बॉडी में चला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। ये बहुत जरूरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है ऑक्सीजनेशन होने के लिए और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाता है पूरे हमारे हर बॉडी के टिश्यू को नरिशमेंट, ऑक्सीजन रिच नरिशमेंट पहुंचाने के लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ हार्ट वॉल जो बनी हुई है, पूरी हार्ट वॉल जो पायरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 95% जो है वो है किससे बनी हुई है? मायोकार्डियम से। क्यों? हार्ट में हार्ट का मेन काम क्या है? हार्ट का मेन काम है पंप करने का। ठीक है, तो मेन मसल्स कौन सी? मायोकार्डियम। तो सबसे ज्यादा वो मतलब परसेंटेज किसका होना चाहिए? मायोकार्डियम का। मेन काम ही है पंपिंग का। तो मायोकार्डियम इज अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ हार्ट वॉल क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब क्या है कि कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल टिश्यू, कार्डिक मायोसाइट। ठीक है, कार्डिक मसल टिश्यू। अब ये किससे बनी हुई है? स्पेशलाइज कार्डिक मसल टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, अब स्पेशलाइज कार्डिक मसल टिश्यू से क्यों बनना जरूरी है? ठीक है, मैंने बताया था कि अगर हार्ट का काम हम हमारे हाथ में दे दे तो हम ट्यून से ऊपर चले जाएंगे, बोला था मैंने। इसलिए क्यों ये स्पेशलाइज होना जरूरी है। साथ ही साथ ये इनवॉलंटरी इन नेचर होती है। मैंने कल बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी। अब इनवॉलंटरी क्यों है ये भी मैं बता चुका हूं, जाके वीडियो को देख लो। ठीक है, इनवॉलंटरी इसलिए है क्योंकि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे बस में नहीं होना चाहिए, वो अपने आप ही धड़कना चाहिए। जो 1 मिनट में 72 बीट्स हो रही हैं, 5 लीटर ब्लड को वो इजेक्ट कर रहा है, तो वो अपने आप काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है वो। अब कार्डिक मसल्स टिश्यू जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं और ब्रांचेड हैं। ठीक है, और ये कार्डिक मायोसाइट्स, वहां की जो एक सेल होगी, एक मसल टिश्यू की मतलब एक मसल फाइबर, उसको कार्डिक मायोसाइट्स बोलते हैं। और थिकेस्ट लेयर, अब ये जो मायोकार्डियम जो है ना, वो पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम के कंपैरिजन में सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। अब सबसे थिकेस्ट लेयर क्यों? ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं। इसलिए सबसे थिकेस्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा काम किसका है? सबसे ज्यादा काम मायोकार्डियम का है हार्ट में। तो पेरिकार्डियम तो प्रोटेक्ट कर रही है, एंडोकार्डियम क्या कर रही है, जो मैं आगे बताऊंगा, सस्पेंस। अब मायोकार्डियम का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब देखो हाथ है, अब किसी चीज को मारना है। ठीक है, अगर हल्की लेयर होगी तो क्या होगा? सही से नहीं होगा, फोर्स नहीं जनरेट होगा, सही से नहीं होगा। छोटा बच्चा होगा तो नहीं मार पाए। अब बड़ा है, एडल्ट है, उसके पास मसल्स ज्यादा हैं, उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा मसल से तो मारेगा तो ज्यादा फोर्स चलेगा। तो जितनी ज्यादा मसल उतनी ज्यादा फोर्स, उतनी ज्यादा चीजें और उतना ज्यादा अच्छा पंपिंग मैकेनिज्म। इसलिए सोच समझिए, ये 95% इसका है हार्ट वॉल और सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर, क्योंकि मेन काम इसी का है। ठीक है, मायोकार्डियम का। समझ में आया कि नहीं? अब मसल फाइबर सेल्स लाइक स्टैटिक स्केलेटल मसल टिश्यू बट ब्रांच्ड। मसल फाइबर्स जो सेल्स होती हैं मायोकार्डियम है बेसिकली, ये मसल फाइबर सेल्स ये दिखती तो जरूर हैं स्केलेटल मसल्स की तरह, ठीक है, लेकिन ब्रांच्ड होती है। अब मैं बता दूं ब्रांच क्यों। देखो स्केलेटल मसल्स फाइबर, अगर एक तो मसल फाइबर अलग अलग निकल रही है, एक मसल फाइबर इधर जा रही है, एक इधर एक इधर, तो उसको क्या चाहिए? अलग अलग पूरी नर्व एंडिंग चाहिए, अलग अलग कंट्रोल चाहिए। मतलब नर्व एंडिंग तो एक ही आएगी, लेकिन अलग अलग ब्रांच, मतलब अलग अलग ब्रांच को अलग अलग चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये देखो एक यहां से निकल के आ रही है, सोचो बड़ी सी ब्रांच आ रही है यहां पर, कार्डिक मसल। अब ये सब क्या है? इंटरलिंक्ड है ना, ब्रांच हो गई। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट है ना, इसलिए बोलते हैं ब्रांच। एक दूसरे से कनेक्शन होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कंडक्टिव सिस्टम जो होगा हार्ट में, आगे जाके जो हम पढ़ेंगे, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ब्रांचेस और पुरकिंजर फाइबर्स, अब वो कंडक्शन क्या होगा? हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जाने से अच्छा है, टाइम ज्यादा लगेगा, वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में। तो हमें क्या चाहिए? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का साथ में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, वेंट्रिकल का साथ में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, साइमल्टेनियसली हार्ट पंप करके जाए, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ब्रांच हो। ब्रांच अगर ये रहेगा तो जो भी नर्व इंपल्स हैं वो सारी जितनी भी हार्ट की, ये सोचो ये छोटा सा है, छोटा सा यहां रख लो, तो अगर नर्व इंपल्स आया यहां से तो वो क्या करेगा? ब्रांच होने की वजह से नर्व इंपल्स पूरी मस्कुलर टिश्यू में जाएगा। कैसे? यूनिफॉर्मली, इक्वली जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? यूनिफॉर्मली एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब एट्रियम ऐसे नोट करेगा और पूरा ये बंडल ऑफ ब्रांचेस की वजह से, पुरकिंजर फाइबर्स की वजह से पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा साइमल्टेनियसली, यूनिफॉर्मली, एक साथ, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रांच और सारे नर्व इंपल्सेस, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच। इसलिए ये ब्रांच टिश्यू होती हैं।
इसलिए बोलते हैं कार्डियक मसल फाइबर ब्रांच है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई पूछे या कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट में, तो दिस इज द आंसर। अब कंपोज्ड ऑफ इंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम। अब इसकी कवरिंग जो अंदर वाली जो कार्डियक मसल फाइबर, इसकी भी कवरिंग है, ठीक है। इंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग, इंडोमाइसियम ऊपर मतलब, और एक और लेयर है पेरीमाइसियम। अब ये जब अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट करेगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कार्डियक मसल टिश्यू, एक मसल टिश्यू के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि उसमें सार्कोमेयर भी होता है, उसमें एम लाइन जेड लाइन भी होता है, उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है, उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होना है, उसकी सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उस वीडियो को बना भी दूंगा। लेकिन अभी हमें समझना यही जरूरी है कि हार्ट की मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें ब्रांच इसलिए होता है क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल का अच्छे से। अब देखो ब्रांच है, और ये हो गया ना। अब ऑर्गेनाइज इन बंडल, ठीक है, ये बंडल में ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, एक साथ बंडल में ऑर्गेनाइज होती है। देख लो ये साथ बंडल में, देख लो यहाँ पर एक साथ बंडल में ऑर्गेनाइज है, ताकि एक साथ मिलके काम कर सके। अलग अलग काम करेगा तो हार्ट सही से, थोड़ा सा ब्लड इधर, थोड़ा सा ब्लड उधर, तो छिट, जैसे पानी होता है ना, ऐसे थोड़ा सा डाला तो छिट्ट से हो जाता है, ठीक है। अब पानी जैसे आजकल ठंडी हो रही है, ठीक है, ठंडी में बहुत ठंडी लगती है, थोड़ा सा पानी ला लो ठंडा लगेगा, ठीक, छिट छिट आवाज आएगी। लेकिन अगर आपको नहाना है तो पूरा बाल्टी पानी, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठंडी लगेगी जरूर, लेकिन वो आपको फिर धीरे धीरे आप बाद में खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो सिर्फ एग्जांपल है, उसको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कार्डियक मसल फाइबर्स क्या है, एक साथ बंडल्स हैं, एक साथ है, तो एक साथ मिलकर काम करती हैं। अब फिर डायगोनली अराउंड द हार्ट एंड जनरेट द स्ट्रॉन्ग पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो हार्ट की मसल्स है, अब ये तो मैंने जो हार्ट का मसल दिखाया है, जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हमारे मीडियस्टेनम है। जिसको मीडियस्टेनम नहीं पता है जाके मेरी वीडियो देखो, मीडियस्टेनम समझ में आएगा। अब ये जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट को हमने, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट सोचो 20 से काट दिया, खचाक। अब जो ट्रांजैक्शन क्रॉस सेक्शन है हार्ट का, वो है यहाँ पर, जिसको मैंने ड्रॉ किया है बहुत मेहनत से, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। अब सोचो ये पूरा हार्ट होता, ठीक है, पूरा हार्ट, तो इसके पेरिकार्डियम के अंदर मायोकार्डियम होता, तो वो क्या है, पूरी डायगनली क्या है, ऐसे रोटेटेड है, ठीक है। फिगर ऑफ 8 में वेंट्रिकल्स और फिगर ऑफ 8 में एट्रियम में रोटेटेड है। तो जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये यहां से ऐसे जनरेट होती है और यहां से पूरी ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसे देखो, जैसे ये है, ऐसे जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे का भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स ऐसे। तो जब अगर आपको ये मैं जो बता रहा हूं एक्शंस, जाके वीडियो में देखना ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स भी ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया भी ऐसे। तो इससे क्या होता है कि पूरा ये जैसे हम लोग कपड़े को निचोड़ते हैं, एकदम वैसे ही, एकदम क्या बढ़िया था गुरु। कपड़े को निचोड़ते हैं तो निचोड़ जाता है ना पूरा, वैसे ही हार्ट की मसल्स क्या करती है, पानी को पंप कर रही है, तो निचोड़ रही, ऐसे करके निचोड़ रही, तो हार्ट का जितना भी ब्लड अंदर है वो बाहर जा सके, ठीक है। ठीक है, एट्रियम मतलब वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों वेंट्रिकल, इसलिए आगे जाके बताऊंगा क्यों इसमें मसल्स इतनी ज्यादा थिक, देखो ऊपर पतली है नीचे मोटी, क्यों है। तो एट वेंट्रिकल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंट्रिकल को ज्यादा पुश करना है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। तो ये एकदम फिगर ऑफ 8 की तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों, एट्रियम फिर वेंट्रिकल्स, मतलब इधर का डीऑक्सीनेटेड वाला इधर, तो साइमल्टेनियसली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो पूरा ब्लड जाता है। अब जनरेट द स्ट्रॉन्ग पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब देखो अगर हार्ट को पंप करना है, ठीक है, पूरे हर बॉडी के सेल्स को, तो उसको जरूरी है कि फोर्स के साथ, एकदम फोर्स के। आप सोचो वहां, ये लड़कों के लिए आसान है, जैसे पंचिंग बैग होता है, तो देखो धीरे से मारोगे तो आगे नहीं जाएगा, भाई कस के मारना पड़ता है, ताकत भी लगानी पड़ती है, फोर्स भी जनरेट करनी पड़ती है, और एकदम डायगोनली मारना पड़ता है, एकदम ऐसे करके मारना पड़ता है, एकदम फोर्स से, तब वो आगे जाता है। तो वैसे ही हार्ट को भी पंप करना पड़ेगा। हार्ट जब तक अच्छे से पंप नहीं करेगा, उसकी मसल साथ में अच्छे से काम नहीं करेंगे, ये ब्रांच अच्छे से ना होती, पूरी जो मतलब नर्व इंपल्सेस सही से नहीं जाएंगे, इक्वली सब साथ में काम नहीं करेंगे, फिगर ऑफ 8 ऐसे नहीं होगा, तो पंपिंग एक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इसलिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट का, ताकि जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में जा पाए। आप सोचो ये छोटा सा हार्ट है, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूं, छोटा सा हार्ट है, पूरे बॉडी में सोचो पैर की उंगलियों तक के उसका जाता है। एक प्रेशर है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 है, अब वो इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है तब पूरे बॉडी में जा पाता है। उसके लिए क्या जरूरी है, अब इतना प्रेशर के लिए मसल जरूरी है ना,
तो ये मसल्स साथ में मिलके काम करती हैं, जो अभी हम लोग ने समझा। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो एक बात है कि देखो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मुझसे किसी ने बोला भी था कि देखो फजल कि आप कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से भी आप बता सकते हो, छोटे छोटे जैसे मैंने देखे वीडियोस क्वेश्चंस बताते हैं, ये क्वेश्चंस है, इसका ये आंसर है, थोड़ा बहुत समझाते थे। देखो मुझे ऐसा लगता है, हमेशा से मुझे ऐसा लगा है कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस अगर देने हैं आपको, कॉम्पिटिटिव पैटर्न्स देने हैं, तो सिर्फ पास होने के लिए क्यों देना है? ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए, मतलब आपको नौकरी लग जाए उसके लिए क्यों देना? आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पूरी बुक्स को रीड्स कर लीजिए, अच्छे से पूरे थ्योरेटिकल को एकदम सिनेरियो की तरह समझ लीजिए, सीन मूवी की तरह, सिनेमैटिक की तरह अगर समझ लीजिए, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो कोई भी, आज सोचो अगर ये समझ में आ गया पूरा हार्ट, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी कहीं से भी कितनी भी दूर से ढूंढ के ले आया वो क्वेश्चन, तो आप जवाब दे पाओ। क्यों? क्योंकि आप समझ आ चुका, आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट पता हो तो कोई भी क्वेश्चन बना दो, किसी भी का, मतलब कोई भी तिगड़ा बना दो, कोई भी उल्टा क्वेश्चन बना दो, लेकिन आंसर तो आपको पता है ना कि हार्ट स्विल डायग्नोस्टिकली क्यों है, क्यों हार्ट के मसल्स ज्यादा है, मायोकार्डियम क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हो। तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस। तो जनरेट, अब क्या है ये समझ में आ गया कि नहीं? ये 3 लाइन समझ में आ गई। अब क्या? इनवॉलंटरी लाइक स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल देखो, स्मूथ मसल्स हमारे शरीर में बहुत जगह पे हैं, ठीक है, मतलब हमारे हार्ट के में, हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स में भी स्मूथ मसल्स हैं, हमारे पेट में भी स्मूथ मसल्स हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल शरीर में हर जगह पे जहां पर भी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी मतलब जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर ले, जो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो अब ये इनवॉलंटरी मतलब हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, लबडब लबडब, अपने आप हार्ट को क्या करता है, अपने आप बीट जनरेट करता है और अपने आप ब्लड को पंप करता है। वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स पंप करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में और साथ ही साथ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। तो इनवॉलंटरी समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव में पूछोगे तो बता दोगे इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है, कि जब अपने आप हमारे नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, दैट्स नॉट कंट्रोल इन आर। हाँ, तो ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है। इनवॉलंटरी मतलब मैं बता चुका हूं कि अपने आप नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को, ताकि वो इतनी बीट्स के साथ इतने ब्लड को इंजेक्ट कर पाए, क्योंकि हर सेल को नरिशमेंट पहुंचना बहुत जरूरी है, हर सेकेंड हर मिनट, चाहे हम सोए चाहे जगे। ठीक है, अब ये समझ में आएगा कि नहीं? अब ये एक थोड़ा सा है, ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये समझ में आ जाए। अगर कार्डियक मसल फाइबर ब्रांच है, ठीक है, व्हेन एन इंपल्स इज जनरेटेड इट स्प्रेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, अब एक इंपल्स जब जनरेट होती है, इंपल्स मतलब कोई इंफॉर्मेशन, अब देखो जो भी इंपल्स हो गया या एक्शन पोटेंशियल हो गया, उसको सिंपल भाषा में समझने की जरूरत है कि वो इंफॉर्मेशन होता है, कि नर्वस सिस्टम एक इंफॉर्मेशन भेजता है। ठीक है, अब हमारे एसए नोड और एबी नोड बंडल के पास खुद का कंडक्टिव पाथवे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां से ऐसा आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा तो टाइम लगेगा। एसए नोड और एबी नोड के बाद खुद का कंडक्टिव पाथवे, वो खुद के इंपल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या किया, उसने इंफॉर्मेशन भेजी कि भैया एट्रिया कॉन्टैक्ट हो जाओ, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हो जाओ, तो वो इंपल्स इक्वली पहुंचते हैं हर सेल्स में, इक्वली वन सेल टू अनदर, क्योंकि वो ब्रांच्ड है। तो इसलिए ब्रांच है, इसलिए वाई द ब्रांच ओवर द होल शीट मसल फाइबर कॉसिक कॉन्ट्रैक्शन यूनिफॉर्मली। अब देखो कि जो इंपल्स जनरेट हुआ है, जो ये इंपल्स जनरेट हुआ है, क्योंकि ब्रांच की वजह से वो इक्वली एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच पा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हमारे पूरे मसल फाइबर। अब ये सोचो एक मसल फाइबर, ये पूरी मसल फाइबर से बना हुआ है मायोकार्डियम। अब इक्वली ब्रांच की वजह से एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच पा रहा है इंपल्स, और उससे क्या हो रहा है कि कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि हार्ट के ऑटोप्सी के बाद हार्ट देखो तो कैसे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना हार्ट, तो वैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर, ठीक है, देन द राइट। अब ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मायोकार्डियम है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा, देखो इधर देखो पतला है, यहाँ देखो मायोकार्डियम पतला है, यहाँ देखो ये डिस्टेंस। अब यहां पर देखो, यहां पर मायोकार्डियम की थिकनेस कम है, अब यहां पर मायोकार्डियम की थिकनेस देखो ज्यादा है कि नहीं मायोकार्डियम की थिकनेस। तो अब ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों? देखो राइट वेंट्रिकल जो होता है, अभी आगे जाके मैं समझाऊंगा सारे चैम्बर्स सर्कुलेशन, तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। राइट वेंट्रिकल, राइट देखो इधर वाला राइट होता है हमेशा, इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ इंजेक्ट कर रहा है,
पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन में, लंग्स का बताया पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। तो राइट वेंट्रिकल के पास है ना, हार्ट के पास में है लंग्स, हार्ट के पास में है लंग्स, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को कहाँ इंजेक्ट करना है, यहाँ से ब्लड जाता है, यहाँ से ब्लड इससे थ्रू एओर्टा के थ्रू, एओर्टा से पूरी बॉडी में, अपर में भी यहां पर भी जा रहा है और लोअर एक्सट्रीमिटी पूरी बॉडी में। सोचो इतना ज्यादा काम है, तो ज्यादा काम, ज्यादा लोड, ग्रेटेस्ट लोड, तो ग्रेटेस्ट मसल्स, सबसे ज्यादा मसल यहीं पर होंगी क्योंकि ज्यादा काम है इसलिए। क्योंकि देखो थिकर इसलिए है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स का काम ज्यादा है। लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट जनरेट ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट जनरेट ग्रेटर प्रेशर, क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज्यादा काम है, उसको पूरी बॉडी में क्या करना है, सर्कुलेट करना है पूरे ब्लड को, इसलिए ज्यादा प्रेशर चाहिए उसको जनरेट करने के लिए, तो ज्यादा मसल चाहिए, ज्यादा मसल फाइबर चाहिए, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स की मस्कुलेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जैसा कि देखो ट्रांजैक्शन, और मैंने अगर इसको जूम करके देखेंगे तो पेरिकार्डियम क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट। अब पेरिकार्डियल कैविटी इसमें समझा चुका हूं कि पेरिकार्डियल कैविटी हमेशा फ्रिक्शन से काम करती है और शॉक को एब्जॉर्ब करती है। अब मायोकार्डियम इज द मेन मसल, मायोकार्डियम मेन मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, वही मेन काम। इसके बाद हम समझेंगे इंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं कि मायोकार्डियम क्यों थिकर है और लेफ्ट वेंट्रिकल जनरेट ग्रेट प्रेशर क्यों करता है। तो इस अब मायोकार्डियम में हमने इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो फिर हमने इसके बाद इंडोकार्डियम समझेंगे। तो इसमें हमने मायोकार्डियम में समझा कि इज अ पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मायोकार्डियम। 95% ऑफ द हार्ट वॉल किससे बनी हुई है, मायोकार्डियम से। कार्डियक मसल टिश्यू होती है वो क्या होती है, स्पेशलाइज कार्डियक मसल टिश्यू होती है, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है एज कंपेयर टू पेरिकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स टिश्यू की तरह होती है लेकिन इसमें ब्रांच होता है, लेकिन ठीक है। और ये क्या होती है, डायगनली क्या होती है, फिगर ऑफ 8 बनाती है तो मसल फाइबर में, ताकि वो अच्छे से कपड़े की तरह निचोड़ते हैं जैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। इनवॉलंटरी नेचर होती है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब ये मैं बता चुका हूं। और सबसे ज्यादा थिकर क्यों होती है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये भी बता चुका हूं क्योंकि ज्यादा प्रेशर उसको जनरेट क्यों करना होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो ये समझ में आया कि नहीं। देखो और जैसे कि मैं पहले वीडियोस में जैसे किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप लिखिए, तो लिखने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट के वीडियो और लंबी हो जाएगी। जितनी ज्यादा वीडियो लंबी उतना अटेंशन गैप आपका कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन गैप, समझ में भी कम आएगा और फिर नींद भी ज्यादा आती है, क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखी है तो नींद ज्यादा आता थी जितनी ज्यादा लंबी वीडियोस होंगी। तो इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ, पहले से ड्रॉ कर देता हूँ। और मैं अंडरलाइन क्यों करता हूँ, देखो मुझे अंडरलाइन करने की आदत है क्योंकि मैं नोट्स कभी नहीं बनाता था अपनी लाइफ में, मैंने कभी भी बैचलर में पूरे ग्रेजुएशन में नोट्स नहीं बनाए, मैंने हमेशा बुक्स में याद किया। देखो एक है नियम है और सीक्रेट भी है ये कि देखो एक पैरा है, जैसे एक पैरा है पूरा, ठीक है, एक पैरा है, ठीक है, पूरा पैरा में हमें क्या देखना है, पंपिंग 95%, कार्डियक मसल, ब्रांच और स्फिल्डाइग्नोक्ली। पूरा याद हो गया कि नहीं, हमें ये पता होना चाहिए पंपिंग, हम पूरा पैराग्राफ बना देंगे, 95% पता है पूरा बना देंगे, कार्डियक मसल टिश्यू पता है बस, ब्रांच पता है, स्फिल्डाइग्नोक्ली, हम पूरा पैरा बना सकते हैं। तो ये मेरा ये स्मार्ट, मैंने बताया था हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज स्मार्ट वर्क इक्वल टू सक्सेस। तो ये सीक्रेट है कि अगर आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर, जैसे इंपल्स, ब्रांच, कॉन्ट्रैक्शन, थिकर ग्रेटर, तो इतना पूरा है, उसमें से मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ 9 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, उससे आप पूरा ये मायोकार्डियम समझ सकते हैं इजीली। बस आपको इसकी कहानी समझ में आनी चाहिए, जैसे मैं कहानी बताते आ रहा हूं। पेरिकार्डियम का काम है प्रोटेक्शन करने का, मायोकार्डियम का काम है कॉन्ट्रैक्शन करने का। ये कहानी आपको अब याद रहेगी ना, तो आपको ये लिखने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब हम लोग समझ चुके हैं पेरिकार्डियम का काम, मायोकार्डियम का काम, अब इंडोकार्डियम का काम भी समझ लेते हैं। अब एंडोकार्डियम जो है वो सबसे इनर वाली लेयर होती है, ठीक है, एंडोकार्डियम ये वाली जो लेयर है सबसे इनर, और जो ये वाली लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है वो भी एंडोकार्डियम है। तो पेरिकार्डियम बाहर होती है, मायोकार्डियम अंदर होती है, इंडोकार्डियम सबसे अंदर होती है, जो वॉल ये वेंट्रिकल्स को और एट्रियम को साथ ही साथ वॉल्स को कवर करती है। और ये क्या, एंडोकार्डियम जो अंदर का हिस्सा है ये पूरा कवर किया एंडोकार्डियम, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। अ थिन लेयर, सबसे पतली सी थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम ओवरलाइंग अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो है एंडोकार्डियम एक थिन लेयर की होती है जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम और जगह भी होती हैं, लेकिन एंडोकार्डियम जो बनी हुई है वो एंडोथीलियल
लेयर से बनी हुई है। अब ये एक अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो जुड़ी हुई है मायोकार्डियम से। अब हर सेल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है नीचे की लेयर से। तो हमारी एंडोकार्डियम जो है वो कनेक्ट है किससे, मायोमेट्रियम से, बाय कनेक्टिव टिश्यू, और फिर मायोकार्डियम फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये क्या करती है, एंडोकार्डियम क्यों है, देखो पेरिकार्डियम क्यों है समझ चुके हैं, मायोकार्डियम क्यों है ये समझ चुके, एंडोकार्डियम क्यों है। एंडोकार्डियम स्मूथ लाइनिंग ऑफ द 4 चैम्बर्स एंड ब्लड सर्कुलेट्स एंड कवर्स द हार्ट वेल्स। अब ये क्या करती है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कराती है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कराती है सारे चैम्बर्स को, ताकि जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड क्या करता है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब ब्लड हार्ट के अंदर मूव कर रहा है, जिसने नहीं पता कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे मूव करता है, वो ब्लड वाली वो अल्ट्रासोनोग्राफी वो जाके वीडियो देख लो, उसमें ब्लड ऐसे, या ब्लू वाला ब्लड ऐसे जाता है, रेड वाला ब्लड ऐसे। तो आप सोचो यहाँ पर अगर एंडोकार्डियम नहीं होती, जस्ट फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, एंडोकार्डियम ना होती, यहाँ पर एक फ्रिक्शन होता, जैसे हाथ है कि हाथ के अंदर अभी कुछ नहीं, आप हाथ को रगड़, क्या फ्रिक्शन हो रहा है ना, फ्रिक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये स्मूथ होती है, सोचो यहाँ पर जेल लगा लो, तो जेल जैसे लगाओगे फिसल के ऐसे चला जाएगा। तो वैसे ही जो अंदर की जो लेयर है वो बनी हुई है किससे, एंडोथेलियल सेल से, स्मूथ प्रोवाइड कराती है पूरा, ताकि जो ब्लड हो वो स्मूथली सर्कुलेट करे। अब सोचो ब्लड धीरे धीरे अटक रहा है, तो पूरे सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा, प्रॉपरली पंप नहीं करेगा और इंसान ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। तो हार्ट को प्रॉपरली पंप, प्रॉपरली ब्लड 1 मिनट पे 5 लीटर ही इजेक्ट हो, उसके लिए स्मूथनेस होनी जरूरी है। इसलिए जो अंदर की लेयर बनी हुई है वो किससे बनी, एंडोकार्डियम से, जो बनी एंडोथेलियल सेल से। अब ये किससे मेड अप ऑफ है, ये बनी हुई है सिंपल स्क्वामस एंडो एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्क्वामस मतलब वो स्क्वामस सेल्स की होती है, फ्लैट सेल्स, ऐसे वाले फ्लैट सेल। अब एपिथेलियम टिश्यू जिसने नहीं पढ़ा है, मेरे टिश्यू वाली जाके जो वीडियो है उसको जाके देखें, उन्होंने बताया कि सिंपल स्ट्रेटिफाइड और स्क्वामस टिश्यू, जहां पर भी स्क्वामस टिश्यू मतलब फ्लैटेंड टिश्यू होती है, ये सिंपल स्क्वामस टिश्यू की बनी हुई है, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। अब ये क्या प्रोवाइड कराती है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, ताकि जो ब्लड है वो इजिली सर्कुलेट हो पाए पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, मतलब पूरे हार्ट में अच्छे से। अब ये क्या कर रही है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करा रही है, साथ ही साथ ग्लिस्टरिंग, मैंने बोला ना जेल लगा ले, ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन, मिनिमाइज द फ्रिक्शन। अब ऐसा क्यों, ताकि जो फ्रिक्शन जो हो वो रिड्यूस्ड हो, मिनिमाइज करे फ्रिक्शन को, और साथ ही साथ अलाउ करे स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। उससे क्या होगा कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो ब्लड जो मूव कर रहा है वो स्मूथली फ्लो करे, क्योंकि जरा सा भी इंटरप्शन बहुत दिक्कत दे सकता है पूरे ऑर्गन्स में। तो इसलिए स्मूथनेस हो, इसलिए एंडोथेलियल बनी हुई सिंपल स्क्वामस एंडो एपिथेलियम से। अब ये कंटिन्यूअस है हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग, मतलब एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स के साथ एंडोथेलियल लाइनिंग, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। ठीक है, और जो तुम्हारी एल्वोलाई वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। तो उसी के साथ मतलब जो ब्लड वेसल्स इसके ऊपर होंगी, ठीक है, कोरोनरी वाली होगी, लार्ज ब्लड वेसल्स होगी, वो उसके साथ लाइंड है, मतलब उसके साथ ही जुड़ी हुई है उसकी लाइनिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। तो एंडोकार्डियम है ना, वो किससे बनी हुई है, एंडोथेलियम से बनी हुई है। ठीक है, अब ये क्या करता है एंडोथेलियम लेयर, ये स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कराता है, ताकि जो ब्लड हो वो अच्छे से फ्लो हो, अच्छे से सर्कुलेट हो पूरे हार्ट में। समझ में आया कि नहीं। अब ये बनी किससे हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से इसलिए बनी ताकि ब्लड जो इजिली फ्लो, फ्लैट सेल्स होती है ना, इसलिए वो स्मूथ और ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होना बहुत ही जरूरी है, और ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड हो, ब्लड जो हार्ट में स्मूथली फ्लो, इसलिए। और ये साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ अंदर की जो लाइनिंग है वो कंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं। अभी तक कि हमने क्या समझा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब ये 3 लेयर्स हमने समझी। अब 3 लेयर्स मैंने इसलिए अलग अलग क्यों समझाई इसको, ताकि इंपॉर्टेंस आपको पता चले इन लेयर्स का, ताकि आगे जाके कोई भी क्वेश्चंस पूछे या क्वेरी हो आपकी, या कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, उसमें बिल्कुल आसानी झट से आंसर आप दे पाए। ठीक है, पेरिकार्डियम क्यों करिए, पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करती है, एंकर करती और ओवर स्ट्रेचिंग से बचाती है। अब मायोकार्डियम किस लिए, मायोकार्डियम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ताकि हार्ट के अंदर का ब्लड इजेक्ट हो पूरे बॉडी में। लास्ट है एंडोकार्डियम इसलिए बनी हुई है ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड का। तो तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, ब्लड पूरे शरीर में पहुंचे, ये काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। तो अभी हमने लेयर समझा,
ठीक है, इससे पहले हम ओवरव्यू समझ चुके, लोकेशन समझ चुके। अब इसके बाद हम समझेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर्स, हार्ट में आईवीसी, ठीक है, आईवीसी, एसवीसी, एओर्टा, इसके ब्रांचेस, ठीक है, पल्मोनरी, ये चैम्बर्स, ठीक है, उसके बाद ये कॉर्डाई टेंडने और पेपिलरी मसल्स, ये सब क्या होती हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका ओवरव्यू समझेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट। फिर उसके बाद हम चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के फंक्शंस अच्छे से समझेंगे, वैल्व्स जितनी भी होती हैं, जैसे ये दोनों वाल्व को सेमी लूनर वाल्व्स क्यों बोलते हैं, और उसके बाद ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व मतलब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेशन। धीरे धीरे हम समझते जाएंगे सारी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर ये मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो और साथ ही साथ ये वीडियो समझ में आई हो, मेरा रिकमेंड है, ठीक है, कि ताकि पूरी वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। अगर ये टॉपिक समझ में आए तो इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर करना मत भूलें, और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे।